अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा और इसराइल के बीच में वॉर जारी है। मैंने सोचा कि इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की जोग्राफ़ी को थोड़ा सा देख लें तो बहुत बेहतर होगा चीज़ों को समझने के लिए हमें। और ऑन दी ऑनसेट मैं आपको ये बता दूं कि जोग्राफ़ी जो है ना वो इंसानी लगाई हुई जो लकीरें हैं और बॉर्डर के ऊपर हम जो लकीरें ड्रॉ कर लेते हैं उसकी मोहताज नहीं होती, बल्कि जोग्राफ़ी जो है वो बड़े बड़े फिज़िकल फीचर्स की मोहताज होती है, जिनमें बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस और डेजर्ट्स, रिवर्स वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो रियल जोग्राफ़ी है उसको समझने के लिए हमें अक्रॉस द बॉर्डर जाना ही पड़ता है। और बिकॉज जो रिवर है अगर वो लेबनान से शुरू हो रहा है और पूरे जॉर्डन से गुजरते हुए और वेस्ट बैंक से गुजरते हुए नीचे को जा रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा ना अक्रॉस द बॉर्डर को भी टच करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये एक कदीम खित्ता है जिसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री भी मुंसलिक है, और एक एक चप्पा बल्कि जो फ़लस्तीन का है वो लाइक उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री है, तो लिहाजा थोड़ी हिस्ट्री भी इसमें टच हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो वेस्ट ये जो इसराइल का इलाका है, ये जो इस तरफ आपको कवर करते हुए ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड कलर के अंदर अंदर ये तो वेस्ट बैंक है, और ये जो रेड कलर के अंदर ये छोटी सी स्ट्रिप है ये गज़ा की स्ट्रिप है। और उसके अलावा ये जो सारा एरिया आपको इधर से यहाँ और नीचे की तरफ इस तिकोन में पूरा दिखाई देगा, ये सारा इसराइल के कब्जे में, लेकिन दरअसल तो ये फ़लस्तीन ही का हिस्सा है ना। और इसराइल ने इसके ऊपर गासिमाना हमला किया। वैसे तो जब हम ज्योग्राफी देखेंगे तो हम पूरी ज्योग्राफी इस पूरे खित्ते की ही देखेंगे, और इसमें एक जो सबसे पहले एक फिजिकल फीचर आपको दिखाई देगा जो सबसे कलीदी भी है मैं समझती हूँ, वो ये जॉर्डन रिवर का फीचर है, जो कि पूरे जो इस फ़लस्तीन का जो बिगर फ़लस्तीन है जिसमें इसराइल और ये वेस्ट बैंक और गज़ा पूरा शामिल हो जाते हैं, इसको हम बिगर फ़लस्तीन फॉर द टाइम बिंग अभी कहते हैं। और इसकी जो पूरी जो वेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री है उसके ऊपर ये जॉर्डन रिवर का सिलसिला चल रहा है। और इवन यहाँ पर जब आपको यहाँ तक आते आते दिखता है कि जॉर्डन रिवर का पानी अब खुश्क हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखो गौर से तो ये आपको जो लाइंस जिस तरह की दिख रही हैं ये साफ बता रही हैं कि पहले एक ज़माना होगा जब जॉर्डन रिवर जो है वो ओवरफ्लो होता होगा और वो इस सारे खत्ते को जो है जरखेज करता होगा। और ये बेड्स आपको ओल्ड बेड्स दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से पानी यहाँ पर अपना रास्ता बनाता हुआ इस पूरे एरिया में जाया करता था, और ये पूरा एरिया जो है ये जरखेज हुआ करता था। और ये कुदरत का एक तरीकाकार है कि किसी भी एक खत्ते को पानी से अल्लाह ताला से जरखेज कर देता है बारिशों की मदद से, या वहाँ पे दरिया ओवरफ्लो करवा के, तो वो इलाका जो है जरखेज हो जाता है। और कभी वही इलाका जो है वो पानी की किल्लत की वजह से दोबारा एक बिल्कुल बंजर इलाका बन जाता है। तो यही ऐसा हुआ है कि ये जो नीचे का इलाका है जो पहले एक ज़माने में डेफिनेटली जरखेज हुआ करता होगा जॉर्डन रिवर के पानी से ही, वो अब बिल्कुल बंजर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पेट्रा का इलाका जो कि जॉर्डन के बॉर्डर के अंदर है, ये वो इलाका है जो कि कौम समूद का इलाका है। बल्कि पेट्रा से लेकर ये पूरा नीचे तक का जो अलबावा का तक का रीजन है, और ये पूरे आप टिप ऑफ द लैंड तक जितना भी ये रीजन है, इस पूरे रीजन को, इतने जो लॉन्गिट्यूडनल रीजन है इसको कौम समूद का एरिया समझा जाता था। और आपको अगर ये ओल्ड बेड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो जिग्सॉ पजल की तरह पूरे एरिया में फैले हुए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पहले एक ज़माने में ये इलाका जो है वो जरखेज़ था, यहाँ पे पानी की फरावानी थी, और ज़रा फिर एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत होता होगा। और ये वही दौर होगा गालिबन जब यहाँ पे कौम समूद जो है वो लाइक फैली हुई थी, और बहुत ज़्यादा यानी उस ज़माने के मुताबिक जो है ना वो डेवलप्ड नेशन था ये। बहरहाल ये इलाका इसको हम और ये जॉर्डन रिवर का मैप भी आपको मैं दिखा दूं कि ये हसबानी रिवर और डैन रिवर जो है मिलकर यहाँ पे बिल्कुल टॉप ऑफ इसराइल आप समझ लें, ये जो शीबा फार्म्स के नीचे का एरिया है, यहाँ पर से कुछ स्प्रिंग्स भी यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं जो कि इस रिवर के अंदर पानी लेकर आते हैं। और इससे पहले जो हसबानी रिवर और डैन रिवर ये भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और लाइक आप समझ लें कि बहुत सारा पानी जॉर्डन रिवर का जो है वो लेबनान के एरिया में से आ रहा है, कुछ जो है जॉर्डन के एरिया में से आ रहा है, और कुछ यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्प्रिंग्स हैं बड़े बड़े जो कि इसके अंदर पानी डालते हैं। और ये रिवर जो है ये बहुत यानी आप देख लें बड़ा हो जाता है यहाँ पर आते आते इसराइल के अंदर। और इसराइल के अंदर से मराद ये कि ये जॉर्डन रिवर जो है ये जॉर्डन का भी हिस्सा है,
आधा आप समझ लें और आधा जो है वो इसराइल के कब्जे में है। और उसके बाद ये सी ऑफ गलीली में आता है और सी ऑफ गलीली से फिर ये आगे चला जाता है, जो कि आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, ये सी ऑफ गलीली है। और उसके बाद ये यही रिवर आगे चल के डेड सी के इलाके में आ जाएगा। और डेड सी का नाम जो है वो डेड सी है क्यों? अगर आपको याद हो कि कौम लूत जो है वो इस डेड सी के इर्द गिर्द बसा करती थी एक ज़माने में। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ खंडरात इसी के इर्द गिर्द ऐसे मिलते भी हैं, जिनसे साबित होता है कि ये कौम लूत की जो है ना वो आमाजगाह थी बहुत पहले। और ये जो डेड सी है ये वही डेड सी है जिसका के बारे में समझा जाता है कि इसी के इर्द गिर्द के एरिया में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है ना वो आबाद थी और उन्हें गर्क किया गया था, यानी उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ था और वो तबाह हो गई थी कौम। बहरहाल ये सी ऑफ गलीली को आप गौर से देख लें, ये सी ऑफ गलीली और उसके बाद ये दरिया जो है ये डेड सी के अंदर पानी अपना गिराता है। और डेड सी के बाद जो है आगे जो इस पानी को नेचुरली जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता, क्योंकि अब जो डेड सी की पानी की लेवल्स है वो इतनी नीचे जा चुकी हैं कि वो जो पीक सीजन में भी इतना ओवरफ्लो ही नहीं हो पाता कि वो आगे को अपना पानी थ्रो करे। और ये जो पुराने बेड्स हैं ये तो पहले से ही खुश्क चले आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं अभी आपको कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जॉर्डन रिवर का यहाँ पूरा वेस्ट बैंक के वेस्ट बैंक का नाम ही एक्चुअली वेस्ट बैंक क्यों पड़ा, क्योंकि वो जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक है और ईस्ट बैंक की तरफ जॉर्डन है और इसी रिवर के वेस्ट बैंक की तरफ ये खिता है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और आप ये सोचो कि ये अगर पूरा दरिया यहाँ से गुजर रहा है तो क्यों नहीं ये वाला जो एरिया है जो वेस्ट बैंक के का जो बॉर्डर एरिया है ये क्यों जरखेज नहीं है? उसकी वजह मैं ये एरिया मैप मैं आपको दिखा रही हूँ वेस्ट बैंक का, जिसमें आपको दिखेगा कि ये जो वेस्ट बैंक के अंदर ब्राउन जो एरिया है ना वो फ़लस्तीन की विलेजेस का एरिया है, यानी यहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते हैं। और जो एरिया ए है वो फ़लस्तीनी सिटीज़ हैं, जैसे जनीन है या ये तुल करीम है और ये नाबलूस है और ये रमल्ला है और जेरिको है, ये सिटीज़ हैं। और आप देखें कि वेस्ट बैंक पहले ही एक छोटा सा खिता है, उसके बीच में ये सिटीज़ जो हैं वो कितनी छोटी छोटी एरिया के अंदर कन्फाइंड है। और जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो भी लाइक आपस में वो कटे हुए हैं। आप देख लें कि बीच का जो एरिया जो ग्रे कलर का है वो क्या एरिया है, फिर वो क्या वेस्ट बैंक के लोगों के कंट्रोल में नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको एरिया सी कहते हैं। और एरिया सी वो तमाम एरिया है जो कि इजरायली फौजियों के और इजरायली अथॉरिटी के कंट्रोल में है। और इजरायली अथॉरिटीज़ ने क्या किया हुआ है कि बड़ी बड़ी अपार्थाइड वॉल्स बनाई हुई हैं, बड़े बड़े फेंसेस लगाए हुए हैं, जिससे वो एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग कर देते हैं। और फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनको बहुत सारी चेक पॉइंट्स से गुजरना पड़ता है, बहुत पूरे दिन लाइनों में खड़े होना पड़ता है। और फिर चेक पॉइंट्स में से गुजरने के लिए ये जो इजरायली फौजी हैं उनकी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और फिर वो गन पॉइंट पे उनको खड़ा करके और उनकी चेकिंग करते हैं। और ज़ाहिर बच्चे भी होंगे, औरतें भी, और बूढ़े और तमाम हर तरह के लोग जो हैं, नौजवान स्पेशली। आपको पता है कि कितना जोशीले होते हैं और कितना गुस्सा खाते हैं अगर उनकी अब्यूज़ की जाए। तो ये डेली बेसिस पे वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है। और इस नक्शे से आपको ये पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट जो है ना वो 50% से ज़्यादा एरिया वेस्ट बैंक का जो है ना वो इजरायली फौजी जो हुकाम है उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में है। यानी वेस्ट बैंक हरगिज़ अपने तय जो है ना वो कोई आज़ाद खिता नहीं है, बल्कि 50% से ज़्यादा उसका जो एरिया है ना वो इजराइल के कंट्रोल में है और ऑक्यूपाइड है। यानी वेस्ट बैंक भी ज़ाते खुद भी ऑक्यूपाइड है। सिर्फ बाकी इसराइल का जो एरिया है जो कि इसराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है 1948 से, वही ऑक्यूपाइड नहीं है, बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर का एरिया भी आधे से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है इस वक्त भी। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि जॉर्डन रिवर के साथ साथ का जितना भी एरिया है इसको डिक्लेयर किया हुआ है शुरू से ही इसराइली कि ये बंजर ज़मीन है, कल्टिवेशन इसमें नहीं हो सकती और ये किसी के काम का नहीं है और फ़लस्तीनी इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो लिहाजा ये खाली जगह जो है इसको हम इसके मतलब सर्वेलेंस और इसकी जो है ना कंट्रोल हम करेंगे, क्योंकि ताकि कोई फसाद ना हो और कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर यही जॉर्डन रिवर है जो कि इसराइल के अंदर इस पूरे खत्ते को जरखेज भी करता है, और ये आपको ये जो पैचेस जो है ना इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको मैंने करीब से दिखाया कि ये जो लैंड है ये सारा
एग्रीकल्चर लैंड बना हुआ है, प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड। और वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहीं से जॉर्डन रिवर से बेशुमार ट्रिब्यूटरीज निकाली जाती हैं और इस लैंड को जरखेज किया जाता है। और वही जॉर्डन रिवर जब वेस्ट बैंक के साइड से गुजर रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि जी यहाँ से तो पानी, यहाँ तो एग्रीकल्चर के काबिल ही नहीं है। और यह मजीद देख रहे हैं किस कदर बंजर होता चला गया है ये लैंड। और थोड़ा बहुत पानी जो कि इजराइल अलाउ करता है जॉर्डन रिवर का कि वो आगे के एरियाज तक पहुंचे, वो इनके एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ होता है, लेकिन उसको भी बार बार बंद किया जाता है। उसके साथ भी इनके ऊपर यानी एक जो आपको समझ में आ रही कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस किस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। और जो स्लो फेज ऑफ जेनोसाइड है जो कि वेस्ट बैंक के लोगों का उन्होंने करना है और करते चले आ रहे हैं, जिसमें वो उनको फूड का भी राशनिंग करते हैं, उनके बिजली भी बंद करते हैं, उनका पानी भी बंद करते हैं। वो सब सिलसिला जो है ना इतनी दिहाइयों से चल रहा है। और ये मतलब जो पूरा इतना बड़ा बेल्ट है इसको तो एग्रीकल्चर से बिल्कुल आरी कर ही दिया है इसराइल ने। लेकिन आगे के जो आपको मैंने मैप में दिखाए थे एग्रीकल्चर खत्ते जो हैं उनको भी पानी अक्सर ही उनका रोक दिया जाता है। सो ये है एक चीज़। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कुछ स्प्रिंग्स हैं जो कि जॉर्डन रिवर के अंदर शामिल होते हैं, वो यहाँ पर इस जगह पे मौजूद हैं। और आपने देखा कि किस चालाकी से इसराइल ने इस पूरे एरिया को जो है ना अपने कब्जे में कर लिया। उनका बस अगर होता तो वो आगे से लिटानी रिवर को भी अपने कब्जे में कर लेते। साउथ लेबनान के ऊपर तो इनकी नज़र है ही बहुत अरसे से, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है और रिवर्स जो है वो ये साउथ लेबनान से ओरिजिनेट होते हैं। और लिटानी रिवर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे साउथ लेबनान को जरखेज करता है। बहरहाल ये जो इलाके हैं जो कि एग्रीकल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी प्राइम है, वो सब के सब, और ये पानी का जो सिलसिला है वो सब का सब इसराइल ने जो है ना अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। ये जो सी ऑफ गलीली है इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि तबीरास भी इस एरिया का नाम है और इसको मतलब लेक तबीरिया भी कहते हैं। और ये वही लेक है जिसके बारे में हदीस में ये आया है, जिसको मैं आपको ये हदीस भी बता देती हूँ। ये sunnah.com में से मैं आपको बता रही हूँ जस्सासा के बारे में जो हदीस नरेट की जाती है कि ये कुछ लोग थे जो कि समंदर में घूम गए और फिर वो एक जजीरे पे पहुंचे और वहाँ पर वो उनकी मुलाकात जो है ना वो जसासा से हुई। और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वापस आए मदीना में तो उन्होंने पूरा सारा जो चीज़ है ना उसको नरेट किया और हजूर पाक ने मतलब एंडोर्स किया एक तरह से कि सुन के कि ये सही कह रहे हैं। तो ये जसासा जो है मौजूद था उस आइलैंड में, और वो आइलैंड क्या कौन सा आइलैंड है उसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन है। मगर जसासा ने जो सवालात इन लोगों से किए उनमें से एक ये सवाल था कि मुझे लेक ऑफ तबारिया के बारे में बताओ कि क्या उसमें पानी है या ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसमें तो पानी है और उससे काफ़ी यानी जरखेज होता है सारा इलाका। तो उसने बोला कि नहीं जब ये पानी जो है लेक तबारिया का खुश्क हो जाएगा ना तब मेरे खुलने का और मेरा जो है ना सामने आने का वक्त आ जाएगा और दज्जाल के सामने आने का फिर वो वक्त आ जाएगा। तो ये वही लेक तबीरिया है जिसको सी ऑफ गलीली कहते हैं। और क्योंकि इसराइल जो है वो इस सी ऑफ गलीली का पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हद मतलब ओवर तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी जितना वो उसके अंदर हर साल पानी रिप्लेनिश होता है उससे ज़्यादा वो इसमें से निकाल लेते हैं। तो हो ये रहा है कि सी ऑफ गलीली का जो वाटर लेवल है वो हर साल पिछले साल से के मुकाबले में नीचे से नीचे चला जाता जा रहा है। और बिल्कुल इवन एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अब ये उस हद तक चला गया इसका पानी कि ये रिप्लेनिश यानी दोबारा से हो ही नहीं सकता, यानी जो इसकी जो एक नेचुरल लेवल थी उस पर ये अब वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी पानी अब आता है वो उससे ज़्यादा मजीद निकाल लिया जाता है। तो लिहाजा इसराइल की जो हरकतें हैं उसकी वजह से सी ऑफ गलीली के खुश्क होने का जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और दैट मीन्स के क़यामत को आवाज़ देने वाली बात है कि जब हदीस में ये बात आ गई है कि भाई सी ऑफ गलीली जो है ना वो एक निशानी होगा एंड ऑफ टाइम्स का, तो फिर आप इसको की हिफाजत करें और इसको फुल रखें। बल्कि नहीं, इसराइल जो है उसके उलट जा रहा है बिकॉज समहाउ दे रियली वांट at the end of times to come closer and closer। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा दूं कि ये लैंड किस किस्म का है। ये लैंड जो है ना ये हल्का सा हिली टाइप ऑफ एरिया है, ड्यून्स की तरह की
मतलब स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, और जहाँ जहाँ पानी मिलता है वहाँ पर ये लोग जो है अपने एरिया को लेवल करके इस पे बहुत अच्छी तरीके के साथ खेती बाड़ी करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल है, बहुत सदियों से ये काम चला आ रहा है। लेकिन जो एरिया है वो थोड़ा सा ड्यून्स की तरह का है, यानी बिल्कुल लेवल एरिया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का लेवल है। कुछ हिली स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ड्यून्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, और लेकिन अगर जरखेज हो जाए, अगर पानी मिल जाए, तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत एक जरखेज किस्म का इलाका बन सकता है। और आप देख रहे हो कि मेजर सिटीज़ जो है वो एक जनीन है, और जनीन के अंदर भी बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स हैं। बहुत सारी आबादी यहाँ पे ऐसी है जो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रही है, क्योंकि 1948 में जब जो फ़लस्तीनी उनको अपने घरों में से बेदखल कर दिया गया था, इस पूरे एरिया में से, जो कि इस वक्त इसराइल के कब्जे में, इस पूरे एरिया में से जब इनको निकाल दिया गया, तो ये जब वेस्ट बैंक के अंदर आए या गजा के अंदर ये लोग आए, या बहुत सारे इनमें से जो है ना वो माइग्रेट करके जॉर्डन के अंदर चले गए या लेबनान में चले गए, तो वो हर जगह पर रेफ्यूजी कैंप्स इतनी दिहाइयों से उनके चले आ रहे हैं, बल्कि वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। और नाब्लुस भी उनका एक सिटी है, यहाँ पर भी बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स हैं। और आप देख रहे हो कि मेजर सिटीज़ में एक रमल्ला है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हेब्रोन एक मेजर सिटी है, और जेरूसलम तो मेजर सिटी है ही, और ये एक इंटरनेशनल सिटी भी है, बिकॉज जेरूसलम के अंदर जो बैतुल मक़दस भी है, और उसके अलावा जो वेस्टर्न वॉल है जिस पे खड़े होकर यहूदी जो है वो अपना गिरिया जारी करते हैं, और वो सब कुछ भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसराइल ने कट करके यहाँ डीप इनसाइड आकर के अपनी बाउंड्री को यहाँ एक्सटेंड किया हुआ है, और तभी से 1948 से ही, और ताकि वो बैतुल मक़दस के ऊपर अपना कब्जा कर सकें, और इस मस्जिद और इस जो जेरूसलम का सिटी है वो एक तरह से डिवाइडेड है, जिसमें बहुत सारा एरिया जो है वो इसराइल के कब्जे में है, और बहुत सारा एरिया जो है वो वेस्ट बैंक का हिस्सा है। ये मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये एरिया कौन सा है, जहाँ पर ये देखें, ये बैतुल मक़दस का एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के साथ है। और इसी बैतुल मक़दस के एरिया में ये डूम ऑफ रॉक है, जो और ये बैतुल मक़दस की जो दूसरा मस्जिद है वो ये है। यानी बैतुल मक़दस के दो हिस्से आप समझ लें, एक तो अल कुद्स शरीफ की जो मस्जिद है वो ये है, और डूम ऑफ रॉक जो है वो ये इस तरफ है। यानी ये पूरा ही मिलाकर आप समझ लें कि ये बैतुल मक़दस है। और इसके इस तरफ ये आप देख रहे हो कि ये जो वॉल है ये वेलिंग वॉल कहलाती है, यानी दीवार गरिया कहलाती है, जिस पे आपको अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे लोग जमा हैं, और इस दीवार के साथ सर लगाकर ये लोग रोते रहते हैं, और गॉड नोज़ क्या मांगते रहते हैं अल्लाह ताला से। और ये जो इसी वॉल का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है, अपने बॉर्डर किया हुआ है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हुई है। इसके अंदर जो है ना, मुझे जाता है कि ये जो इसराइल है एक्सकवेशन करवा रहा है, और ज़मीन के अंदर से जो है वो मतलब बैतुल मक़दस की जड़ों तक जाकर और लाइक डिगिंग करवा रहे हैं ये लोग। और इस डिगिंग का मकसद क्या है कि ये दोबारा से गालिबन वो पूरा का पूरा टेंपल जो है उसको बनाना चाहते हैं, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था, जिसको या टेंपल था, या जो उनकी मस्जिद थी, जो एक बहुत ही मिरेकलस थी, बिकॉज अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मिरेकल्स दिए हुए थे। उनके बहुत सारे जन्नात उनके अंडर काम करते थे, और उनका जो महल था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही लग्जूरियस था, बहुत ही नेमतों से भरपूर था, और वो बहुत बड़ा था। और ये यहूदियों का ख्याल है कि वो जो महल था या टेंपल था वो बहुत ही, यानी ये इस पूरे जेरूसलम के और ये जो पूरा जो बैतुल मक़दस है इसको को हाथे में लिए हुआ था। तो लिहाजा अगर उन्होंने मतलब क्राइस्ट का जब वापस आने का टाइम होगा और उनको वेलकम करना होगा, और फिर उसके बाद एक पूरी दुनिया पे जो हज़रत ईसा के जो हुकूमत का दौर शुरू हो जाएगा, और यानी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाएगा उस वक्त ये खित्ता, मतलब पूरा फ़लस्तीन और ये सारी हुकूमत जो, तो उस चीज़ को फोर्सी करते हुए वो कहते हैं कि वो वक्त उसी वक्त आएगा जबकि ये जो टेंपल है ये दोबारा से रिबिल्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा उनको वेलकम करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। तो उस काम के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो एक्सकवेशन कर रहे हैं, और पुराने जो कदीम पत्थर हैं उसी इमारत के उनको भी ढूंढ रहे हैं, उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो टेंपल है इसको, जो बैतुल मक़दस है, इसको मतलब गिरा दिया जाएगा, और इसकी जगह वो पूरी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो मस्जिद है उस मस्जिद को रिवाइव
रिवाइव कर दिया जाएगा और फिर वो जब रेडी हो जाएगी तो इनके ख्याल में उस वक्त जीसस क्राइस्ट आकर उस महल पर एज अ बादशाह आकर के वो बुरा जमान हो जाएंगे। लेकिन हकीकत हाल तो कुछ और है। हमारे दीन तो ये नहीं बताता। हमारा दीन तो ये बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब आएंगे, ऑफकोर्स उनके आने के बाद एक तवील दौर शुरू होगा, एक यानी एक अमन का दौर, एक दीन का दौर शुरू हो जाएगा, एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसमें सारी इंसानियत जो है वो अच्छाई की तरफ माइल हो जाएगी और जो करप्शन और जो मतलब ऑब्सैनिटी और मतलब ये बुराइयां फैली हुई हैं इस दुनिया में, वो एक अरसे के लिए जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, उनका सदेबाब हो जाएगा। हम तो इसलिए उनको वेलकम करेंगे, लेकिन जो यहूदी कौम है वो इसलिए वेलकम करना चाह रही है कि उनके आने से उनका ख्याल है कि एक बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही रिचनेस का दौर उनके लिए आने वाला है। सो ये सारा कुछ है। तो ज़ायनिस्ट जो गवर्नमेंट है और उनका जो पूरी स्ट्रक्चर है वो इन तमाम ज़ायनिस्ट आइडियाज़ के ऊपर बेस करता है। वो किसी भी डेमोक्रेसी के ऊपर बेस नहीं करता, वो किसी भी मतलब इंसानी नॉर्म्स के ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि इन ट्रेडिशंस और इन अकायद के ऊपर बेस करता है। और यहाँ पर हमारा कब्जा होगा और हम यहाँ पर जो हमारी बादशाहत शुरू होगी वो पूरी दुनिया में वो जो है ना बादशाहत यानी सुपर पावर इस वक्त इजराइल होगा अंडर द क्राइस्ट, जो कि उस वक्त वहाँ पे आकर ये सब कुछ कर चुके होंगे और उसके उनके लिए भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्लान बनाया होगा कि किस तरह से उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बहरहाल वो हो नहीं पाएगा। बहरहाल ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ ऐसे एरियाज यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जो कि डिस्प्यूटेड टाइप के एरियाज हैं, जिसके ऊपर इजराइल समझता है कि ये उसी के कब्जे में है और उसी के मलकियत है। तो ये भी डिस्प्यूटेड एरियाज यहाँ पर चल रहे हैं कुछ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि ये हिस्टोरिकली कुछ और प्लेसेस का भी बता दूं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो ये लुद का जो शहर है ये भी हदीस में आया हुआ है और इसी लुद के शहर के बारे में ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो दज्जाल जो है वो भागेगा, और क्योंकि उससे पहले वो अपनी सब कुछ कर चुका होगा, याशी जो उसने करनी है और अपना सुपर पावर का जो उसका छोटा सा दौर उसका है वो भी गुजार चुका होगा। हज़रत ईसा को देखते ही साथ वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और वो भागेगा लुद की तरफ, बिकॉज यहाँ पर है बेन गुरियन एयरपोर्ट और इस यहाँ से उसने जहाज़ पकड़ के गालिबन यूएस ही जाना होगा। तो वो लुद के मुकाम पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर हज़रत ईसा उसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर उसका खात्मा कर देंगे। तो ये है वो तारीखी लुद का मुकाम। और उसके बाद भी मामला ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि उसके बाद ये होगा कि पूरी दुनिया के अक़वाम जो है ना वो एक तरह से हमला करेंगे, क्योंकि वो मुसलमानों को एक शिकस्त फास देना चाहते होंगे। हज़रत ईसा के अंडर इस वक्त मुसलमान इकट्ठे हो चुके होंगे और ये सब के सब इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर जेरूसलम के मुकाम पे ही पनाह गुज़ीन होंगे हज़रत ईसा के समेत। लेकिन जब ये तमाम दुनिया की अक़वाम इकट्ठी होकर मुकाबला करने के लिए आएंगे तो ये मस्जिदों के मुकाम पर पहुँच कर एक बहुत बड़ा बैटल यहाँ पर होगी और बैटल के लिए ये तैयार हो जाएंगे। और इसी मुकाम पर अल्लाह ताला वो परिंदों को भेजेगा जो इन तमाम जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों के इकट्ठी होकर फौजें आई होंगी उनको ये तबाह कर देंगे। और मतलब ये इतनी बड़ी फौजें होंगी कि खाली मस्जिदों के मुकाम पे तो नहीं होंगी, पूरे ही फ़लस्तीन में फैली होंगी। यहाँ तक कि जब वो मारी जाएंगी तो फिर जब हज़रत ईसा जो है जेरूसलम बैतुल मक़दिस में से निकलेंगे तो वो देखेंगे कि पूरा ही इलाका जो है लाशों से भरा हुआ है। और फिर वो दोबारा से अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि भाई इनका ये लाशें जो हैं ताफून बहुत ज़्यादा फैला होगा कि इनसे हमारी निजात करवा। तो फिर अल्लाह ताला एक और परिंदा भेजेगा जो इन लाशों को उठा के समुद्र में फेंक देगा। तो ये सब इसलिए बहुत ज़्यादा ये अब हिस्टोरिकल है ये जगह। और अब हम गज़ा की भी थोड़ी सी जोग्राफी देख लेते हैं। गज़ा के अंदर आपको पता है कि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जो पानी आता है वो भी राशन होकर ही आता है, और लेकिन समंदर से भी कुछ पानी ये लोग लेकर और अपने इलाके को ज़रख़ेज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड ये छोटी सी गज़ा स्ट्रिप है। इसी के आप बॉर्डर की इस तरफ देखो तो कितना खुला एरिया है, जिसमें आपको यहाँ पे सेटलमेंट्स दिखाई दे रही हैं और उनके पास इतना एरिया होता है बड़ा बड़ा जिसमें वो अपनी कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गज़ा के अंदर आप देखो कि बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड एरिया, और इन्होंने मतलब एक तरीके से अपनी पॉपुलेशन को हैंडल किया हुआ है कि बहुत सारे एरिया वो रख लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर वो उन लोगों को ना रोकें तो इतना ही लोग हैं कि ये सारी एरिया को ही वो यहाँ घर बना दें तब भी उनकी रिहाइश पूरी ना हो। लेकिन बड़े बड़े हाई राइजिंग यानी 5-5 स्टोरी 8-8 स्टोरी की बिल्डिंग्स जो हैं वो गज़ा के अंदर बनी होती हैं, क्योंकि ताकि फ्लैट्स में लोग रहें। और ये इन तमाम जो एरियाज़ हैं इनमें भी बहुत बड़े बड़े लाइक रेफ्यूजी कैंप्स भी बने हुए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो नोट करनी है वो ये कि तीनों तरफ से जो इन दो अतराफ हैं
ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्टर्न पूरा बॉर्डर है, पूरा का पूरा इसराइल इनको कंट्रोल करता है। ये जो कोस्ट है, इस पूरी कोस्ट को इसराइल कंट्रोल करता है। यानी गजा के लोगों को चंद किलोमीटर यानी 3, 4 या 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर आकर फिशिंग करने की इजाज़त है, लेकिन इससे आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे ये सहूनी जो किश्तियाँ हैं और उनकी जो नेवी है वो यहाँ पे मौजूद होती है और उनको इधर से आगे नहीं आने देती। और यानी कि समुद्री रास्ते से भी वो आज़ाद नहीं है, ये इस तरफ से इसराइल के साथ जहाँ बॉर्डर है वहाँ से भी आज़ाद नहीं है, अंदर से बाहर वो जा नहीं सकते। और यहाँ पर जो बॉर्डर है इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट के साथ जो लग रहा है, उसमें भी वो पूरी की पूरी वो बंद होती है वो जगह, और चंद 1-2 गेट्स हैं जहाँ से आप आ जा सकते हैं। और वहाँ पे भी सारी सर्वेलेंस इसराइल की होती है, सारी सर्वेलेंस यूएन की फोर्सेस की होती हैं, जो कि लिमिटेड किस्म का फूड जो है वो अंदर आने देती हैं, लिमिटेड किस्म की ट्रक्स जो है अंदर आने देती हैं। और जब से ये गजा इसराइल की वॉर शुरू है तब से तो ना यहाँ से कुछ खास फूड अंदर आ पा रहा है, ना यहाँ से कुछ अंदर आ पा रहा है, और बहुत ही कस्मा पुरसी की हालत है जिसके थ्रू ये गजा के लोग गुजर रहे हैं। और ये इसको गजा को एक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ना हवाई तरीके से गजा के लोग अपने इस स्ट्रिप से बाहर जा सकते हैं, ना लैंड के किसी रास्ते से जा सकते हैं, ना समंदर के रास्ते से ये बाहर जा सकते हैं। ये बिल्कुल कन्फाइंड है, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि अपने स्ट्रिप्स में से बाहर निकले। लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन ऑफ द वर्ल्ड। और 22 लाख जो है ना 2.2 मिलियन लोग जो है ना इस प्रिजन के अंदर रहते हैं, और उनके साथ हर किस्म की एट्रॉसिटी की जाती है। कभी उनका बिजली बंद की जाती है, कभी उनका फूड बंद किया जाता है, कभी उनके ऊपर बॉम्बिंग की जाती है। कई दफ़ा इसराइल ने जो है गजा के ऊपर वॉर की है और आकर उनके ऊपर बॉम्बिंग की है और जहाज़ों से अटैक किया है, और अभी भी 1.5-2 साल से यही सिलसिला जारी है। सो ये एक छोटी सी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, और जस्ट लाइक ये चीज़ों को रिवाइज करना और इनके बारे में बात करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौर में आकर के। और इसी में मैं ये ऐड भी करूँगी कि ये नसरत वो सिटी है, टाउनशिप है, जिसके बारे में ये ख्याल है कि क्योंकि क्रिश्चियंस को नसारा भी कहते हैं, कुरान में भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको नसारा के नाम से याद किया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि जो हज़रत ईसा के जो 4 फादर्स यानी हज़रत मरियम के जो 4 फादर्स थे, या उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो है उनका ताल्लुक जो है ना वो नसारा की सिटी से, ये जो नज़ारात आपको दिखाई दे रहा है ये इस सिटी से उनका ताल्लुक था। और गालिबन उनके पेरेंट्स हज़रत मरियम के या उनसे पहले कोई एक आध जनरेशन पहले वो यहाँ से माइग्रेट करके और फिर यरूशलेम में आकर सेटल हो गए थे, लेकिन उनको उनकी फैमिली को नसारा कहा जाता था क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट करके आई हुई फैमिली थी। लेकिन जो कुरान जो बाइबल ये कहता है कि जी वहीं पे हज़रत ईसा का जन्म हुआ, यानी पैदा हुए वो नज़रत की सिटी में, और फिर हज़रत मरियम उनको लेकर आई बाद में, वो गलत है क्योंकि कुरान उस चीज़ की तरदीद करता है। कुरान के मुताबिक हज़रत मरियम जो है ना वो उस वक्त मौजूद थी यरूशलेम के अंदर ही जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। सो ये भी एक तारीख़ी जगह हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा ये कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप या हार्ट शेप आपको एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये वो टुकड़ा है जो कि पूरे अफ्रीकन कंट्री को कॉन्टिनेंट को जोड़ता है अरेबियन पेनिनसुला के साथ और एशिया के साथ, और यही वो सिनाई डेजर्ट है जिसके अंदर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बनी इसराइल की जो कौम है उनको यहाँ से निकाल कर फ़िरौनों की मतलब इस्तबदाद से वो निकाल के बचा के ले आए, और फिर उन्होंने रेड सी को कहीं पे से इधर से किसी जगह से पॉइंट से क्रॉस किया, और यहाँ पे वो मौज़ा वाक़या हुआ जो पानी के 2 टुकड़े हो गए, और जिसकी वजह से मदद से जो है मतलब पूरी बनी इसराइल कौम जो है वो उसने क्रॉस करके वो सिनाई डेजर्ट में आ गई, और उसके बाद वो पानी जो है दोबारा से मिल गए, और फ़ारो की जो तमाम फ़ौज है वो इसी जगह पे कहीं वो दफन हो गई, बह गई। तो यहाँ ये है वो सिनाई डेजर्ट जिसमें हज़रत मूसा के एंटर हो गए अपनी लेके अपनी कौम को, और फिर इसी सिनाई डेजर्ट में क्योंकि हज़रत मूसा तो उनसे यही कह रहे थे कि मेरे साथ आगे तक चलो और हम यहाँ से अपना जो प्रॉमिस लैंड है वो हासिल कर लेते हैं, वहाँ से उसको कॉन्कर कर लेते हैं, और हम ये पूरे जेरूसलम को और इस पूरे एरिया को ये हमारा है, हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अम्बिया यानी क्योंकि वो इसलिए भी ज़ाहिर कहते थे क्योंकि बनी इसराइल के तमाम जो अम्बिया हैं हज़रत इब्राहीम से ले करके हज़रत
याकूब तक, जो कि हज़रत यूसुफ के फादर हैं, तब तक ये लोग इधर ही रहे, इसी एरिया में रहे। और यहाँ पे ये बैतुल मक़दस का एरिया बहुत ही यानी एक आप समझ लें कि एक दीनी लिहाज से अल्लाह ताला को ये जगह बहुत पसंद है। और बहुत सारे अंबिया की जो मोजज़ात से भरी हुई ये जगह है और ये मस्जिद है। और इसी मस्जिद से हज़रत इब्राहीम जो हैं वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल और अपनी बीवी जो हज़रत बीबी हाजरा हैं उनको लेकर उन्होंने पूरा ये ट्रैवल किया और कई दिन का ये मुसाफिर तय करके उनको यहाँ पर मक्का में लेकर आए और उनको यहाँ पर छोड़ दिया, जिसके बाद मक्का भी जो है वो एक जो है दीन का एक सेंटर बन गया। तो हज़रत मूसा ने इसी डेजर्ट सनाई के अंदर आकर के इन लोगों से कहा कि भाई बनी इसराइल के मेरे साथ चलो और हम अपने फोर फादर्स का जो लैंड है उसको रिक्लेम करते हैं और यहाँ पर हम अपनी मस्जिद को दोबारा से बनाते हैं और यहाँ पे हम अपने दीन को, इस्लाम को जो है ना राइज करते हैं अच्छी तरीके से, जैसे कि अल्लाह ताला चाहता है कि पूरे एक मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो दीन के मुताबिक बने। लेकिन बनी इसराइल ने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ तो बड़े स्ट्रांग लोग रहते हैं, बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, हम तो नहीं उनसे जंग कर सकते। तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और उनसे जंग करो, उनको वहाँ से निकालो, जब वो जगह खाली हो जाएगी तो फिर हम आएंगे तुम्हारे साथ। तो वो इस बात की एवज जो है अल्लाह ताला ने उनको सजा दी और 40 ईयर्स तक वो इसी सनाई डेजर्ट के अंदर मौजूद रहे और यहीं पर वो उनको रहना पड़ा। और यहीं पर वो मौजज़ा दरपेश आया जो हज़रत मूसा ने पत्थर के ऊपर अपना असा मारा और वहाँ से 12 पानी के चश्मे निकल आए और बाहर जो 12 ट्राइब्स हैं उनमें से एक को वो मिला। वो सब कुछ यहाँ पे सनाई में हुआ और भी कुछ वाक़यात जो सनाई डेजर्ट में हुए। बहरहाल इसको क्रॉस करके इन्होंने, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो गई, तो उसके बाद जो नबी वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके उस ट्राइब के ऊपर भेजे, क्योंकि वो दौर था जब हर नस्ल में, हर जनरेशन में कोई ना कोई एक या दो नबी आ रहे थे। तो उन नए नबी के अंडर जो है फिर बनी इसराइल ने इकट्ठे होकर उनसे कहा कि हाँ ठीक है, हम लड़ने के लिए जाएंगे, जंग करेंगे और जेरूसलम को आज़ाद करवाएंगे और अपना उधर वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे और अपना दीन वहाँ पे राइज करेंगे। तो ये फिर 40 साल के बाद ये वाक़या हुआ और उस वक्त हज़रत दाऊद जो है उस फौज में थे जो यहाँ पर एंटर हुई और तालूत उस फौज को हेड कर रहे थे और फिर ये वो सारे वाक़यात हुए। तो ये सब कुछ यानी इतनी तारीख़ी नौइयत का ये सब मुकामात हैं, ये जगह हैं। और ये मस्जिद जो है ये ऐसी मस्जिद है बैतुल मक़दस की जिसके बारे में हदीस में यह आया कि 2 मस्जिदें हैं जिनके लिए सफ़र करना यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, सफ़र करना, ये सवाब का काम है। एक तो मस्जिद जो है वो मक्का की मस्जिद है बैतुल्लाह, जिसकी तरफ आना, सफ़र करना ये मुकम्मल यानी सवाब का काम है। और दूसरी मस्जिद ये बैतुल मक़दस है जिसके लिए नबी पाक ने कहा कि हाँ ज़रूर जाएं, उसको विज़िट करें और वहाँ पे नमाज़ पढ़ें क्योंकि बहुत बाबरकत जगह है। लेकिन बाबरकत तो डेफिनेटली है, लेकिन जो यहूदी जब से 1948 से यहाँ पर आ गए हैं तब से मतलब जो फ़लस्तीनी लोग हैं, फ़लस्तीनी कौम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और उनका अपार्थाइड किया जा रहा है, उनको जेनोसाइड किया जा रहा है और उनको उनकी एथनिक क्लिंजिंग जो है वो मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से इजराइल की तरफ से जारी है।